अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान और रहीम है। हम लेक्चर नंबर 8 का आगाज़ करते हैं। तलबा व तालबात खुशामदीद। पहले हम देखते हैं लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या चीज़ें कवर की। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वो ट्यूबवेल के बारे में डिस्कस किया कि ट्यूबवेल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ कौन कौन सी होती हैं, शैलो और डीप ट्यूबवेल। उसके बाद ट्यूबवेल अगर आपने लगाना है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कौन सी करनी चाहिए। ट्यूबवेल के कंपोनेंट्स हमने देखे, ट्यूबवेल की कंस्ट्रक्शन हमने देखी कैसे की जाती है। उसके बाद ट्यूबवेल के क्वालिटी टेस्ट दो होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक टेस्ट पढ़ा, वर्टिकलिटी टेस्ट। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, उसके जो मौजूआत होंगे वो सबसे पहले हम जो ट्यूबवेल का दूसरा क्वालिटी टेस्ट होता है, जिसको डेवलपमेंट एंड डिस्चार्ज टेस्टिंग भी कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटा चार्ट, कन्वर्शन चार्ट ट्यूबवेल के हवाले से ये क्या चीज़ है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि वेल स्क्रीन्स या स्टेनर ट्यूबवेल के अंदर, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि स्प्रिंग, जो आप आमतौर पे चश्मा जिसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि वो किन जगहों पे पाया जाता है। तो आए चलते हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ। तो अजीज़ तलबा, आपने देखा कि हमने पिछली बार वर्टिकलिटी टेस्ट जो है उसको डिस्कस किया। जब भी ट्यूबवेल लग जाता है तो उसके दो टेस्ट लाजमी हैं। पहला टेस्ट वर्टिकलिटी टेस्ट और दूसरा टेस्ट आज हम देखेंगे, इसको डेवलपमेंट एंड डिस्चार्ज टेस्ट भी कहा जाता है। होता क्या है, जब आप एक ट्यूबवेल लगाते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रेटा होता है एक्वीफर में, उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप ट्यूबवेल को पंप करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फाइन पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ट्यूबवेल के अंदर भरना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ट्यूबवेल पूरा का पूरा उन फाइन पार्टिकल से भर जाए, या वो एटलीस्ट स्क्रीन्स तक पहुंच जाए और स्क्रीन को ब्लॉक कर दें। इसको कैसे अवॉइड किया जाता है? इसको अवॉइड किया जाता है डेवलपमेंट के ज़रिए। अब डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपने जो डिस्चार्ज ट्यूबवेल से लेना है, मिसाल के तौर पे 1/2 क्यूसेक का ट्यूबवेल है, तो आप उस डिज़ाइन डिस्चार्ज से जो कि आपने उससे लेना है किसी भी कम्युनिटी की वाटर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उससे ज़्यादा दुगना डिस्चार्ज कुछ पीरियड के लिए लेते हैं। इससे क्या होता है? होता ये है कि जब आप डिस्चार्ज ज़्यादा लेते हैं तो एक्वेफर से पानी तेज़ी से अंदर ट्यूबवेल के दाखिल होता है और वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो डिसलॉज होते हैं और कुछ स्क्रीन में आ जाते हैं और कुछ स्ट्रेटा के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और कुछ स्क्रीन को क्रॉस करके ट्यूबवेल के अंदर आ जाते हैं और वो नीचे बेल प्लग में जमा होना शुरू हो जाते हैं। बेल का मतलब है जमानत, जैसा कि आपने कोर्ट्स में देखा है कि फलां को बेल मिल गई। तो बेल आउट कहते हैं निकालने को। बेल प्लग में जब वो पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं तो उनको फिर वहाँ किसी चीज़ के ज़रिए वहाँ से निकाल लिया जाता है ट्यूबवेल से, और हम कहते हैं कि हमने फाइन पार्टिकल्स को बेल आउट कर लिया। इसीलिए नीचे वाला जो पोर्शन है, सबसे अभी आपके सामने फिगर भी आ जाएगी, उसको बेल प्लग कहा जाता है। तो इस अमल को ओवर पंपिंग कुछ पीरियड के लिए, फाइन पार्टिकल्स की मूवमेंट, क्योंकि आप जब ज़्यादा डिस्चार्ज लेते हैं
ज़्यादा स्पीड से पानी अंदर आता है। जब ज़्यादा स्पीड से आता है तो फाइन पार्टिकल्स रिमूव होते हैं और आप इस प्रोसेस को जारी रखते हैं कुछ पीरियड के लिए। अब इस प्रोसेस के दौरान पार्टिकल्स आके स्टेनर में और स्ट्रेटा के इर्द गिर्द जमा होते हैं। उस स्टेनर को थोड़ा सा चोकअप भी करते हैं। उसको ठीक करने के लिए या उन जो ब्रिजेस को बन जाते हैं तोड़ने के लिए आप 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका सर्जिंग। सर्जिंग कैसे की जाती है? आप कोई भी प्लंजर ले लें। प्लंजर एक क्या होता है? एक पाइप होता है। एक पाइप को आप ऊपर से हैंग कर दें किसी स्टील रोप से और उसको तेजी से नीचे गिराएं। जब वो नीचे जा रहा होगा तो वो पानी को पुश करेगा ट्यूबवेल से बाहर। जब आप पंप करते हैं तो ट्यूबवेल पानी एक्वीफर से ट्यूबवेल के अंदर दाखिल होता है और जब आप प्लंजर को गिराते हैं ऊपर से तो रिवर्स फ्लो होता है और वो जो तमाम पार्टिकल्स स्टेनर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं वो साफ होते हैं और आप जब दोबारा फिर पंपिंग स्टार्ट करते हैं उस डिस्चार्ज पे जो डिजाइन डिस्चार्ज से दुगना या तिगना होता है तो वो फिर दोबारा से अंदर आके और आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। दूसरा तरीका एयर प्रेशर यूज किया जा सकता है। जब पार्टिकल्स पैकअप हो गए हैं, आपने ओवर पंपिंग की है, पार्टिकल्स पैकअप हो गए हैं, स्टेनर के आसपास स्ट्रेटा के गिर्द जमा हो गए तो आप एयर कंप्रेसर के जरिए भी उन ब्रिजेस को जो बन गए हैं, जो फाइन पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, उनको दोबारा डिसलॉज करते हैं। डिसलॉज करके जब दोबारा ओवर पंपिंग करते हैं तो वो फिर अंदर आ जाते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है। तीसरा तरीका ए टरबाइन पंप विदाउट ए फुट वेल्व। कोई भी टरबाइन पंप आप लोअर करते हैं बोर के अंदर, उसके सबसे नीचे फुट वेल्व नहीं होता। फुट वेल्व आगे चल के जब हम पंप पढ़ेंगे तो उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लें। तो आप विदाउट फुट वेल्व टरबाइन को चलाते हैं और अचानक बंद करते हैं। जब आप बंद करते हैं तो वाटर कॉलम पूरा का पूरा नीचे गिरता है टरबाइन पंप के अंदर, उसका जो कॉलम पाइप है। अब वो जब नीचे गिर रहा होता है तो वो फ्लो रिवर्स होता है, ट्यूबवेल से बाहर जाता है और जितने पार्टिकल्स एक्सक्यूज मी आसपास जमा हो जाते हैं या जमा हो गए होते हैं वो दोबारा डिसलॉज होते हैं। ये अमल करने के बाद आप फिर ओवर पंप करते हैं। अब वो डिसलॉज पार्टिकल्स फिर अंदर फ्लो करके आ जाते हैं, कुछ बेल प्लग में जमा हो जाते हैं, कुछ फ्लो के साथ बाहर चले जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है ट्यूबवेल की, इस तमाम अमल को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूबवेल। ये कम से कम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, वो कहता है कि 72 आवर्स की कंटिन्यूस पंपिंग, जाहिर है कंटिन्यूस तो नहीं होगी, वक्फों वक्फों में होगी, वो करें और ओवर पंप करें, तमाम पार्टिकल्स फाइन रिमूव हो जाएं। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपका डिजाइन डिस्चार्ज 5 क्यूसिक का था और आपने डेवलपमेंट में उससे 1.5 क्यूसिक लिया है तो जितने फाइन पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो गए। अब जब आप डिजाइन डिस्चार्ज लेंगे 0.5 क्यूसिक से तो वो कम होगा और उस कम फ्लो पे वेलोसिटी ऑफ एंट्रेंस भी कम होगी और तमाम पार्टिकल्स छोटे वाले जो उस फ्लो पे डिस्टर्ब हो सकते हैं वो रिमूव हो चुके होंगे। तो डेवलपमेंट के बाद जब आप ट्यूबवेल को चलाएंगे, कमीशनिंग करेंगे, कमीशनिंग कहते हैं ट्यूबवेल को चलाना, तो फिर आपको फाइन पार्टिकल्स उसमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्लियर वाटर होगा। तो 72 घंटे उसकी पंपिंग की जाती है। आमतौर पे हमारे यहाँ एयर कंप्रेसर को यूज किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। अब डेवलपमेंट का फायदा क्या है? डेवलपमेंट ट्यूबवेल की यील्ड और उसकी लाइफ को बहुत बेहतर कर देता है, बढ़ा देता है। ये है इसका फायदा।
तो ये था दूसरा क्वालिटी टेस्ट ट्यूबवेल का। पहला कौन सा था? वर्टिकलिटी चेक। अगर 1/2 इंच आउट ऑफ प्लम है, रिजेक्ट द ट्यूबवेल। और दूसरा टेस्ट डेवलपमेंट एंड डिस्चार्ज टेस्ट। डेवलपमेंट में आपको सारा प्रोसेस मैंने अभी बता दिया है। इसको करने के बाद ट्यूबवेल को कमीशन किया जाता है। डेवलपमेंट के बगैर कभी ट्यूबवेल को वाटर सप्लाई में उसका पानी देना ना शुरू करें। अगर ऐसा करेंगे तो ट्यूबवेल की लाइफ भी कम हो जाएगी, उसकी यील्ड भी कम होगी, ये नुकसानात होंगे। लिहाजा क्राइटेरिया कहता है, स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि बिफोर commissioning the tube well, and commissioning means you start giving water of the tube well to the community जिसके लिए आपने वाटर सप्लाई डिजाइन की है। So before commissioning you must develop the tube well and conduct the development test or process, and after that you commission the tube well। ये था दूसरा क्वालिटी टेस्ट जो आप ट्यूबवेल के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मौजू है वो है स्टेटा चार्ट, जिसको वेल लॉग भी कहा जाता है, एंड कन्वर्शन चार्ट ट्यूबवेल का। आपने देखा होगा लॉग बुक, गाड़ी की लॉग बुक लिखी जाती है, गाड़ी किस दिन गई, कहाँ गई, कितने बजे गई, कितने बजे वापस आई, वो एक लॉग बुक होती है। तो इसी तरह कोई भी रिकॉर्ड जब आप सिस्टमेटिकली मेंटेन करते हैं तो उसको आप लॉग कह सकते हैं। तो दोनों नाम यूज होते हैं, स्टेटा चार्ट भी कहा जा सकता है। ये आमतौर पे पब्लिक हेल्थ वाले या वासा वाले अगर आप सुनेंगे उनसे तो वो स्टेटा चार्ट कहेंगे। वेल लॉग का लफ्ज जो है EW स्टील की बुक में इस्तेमाल हुआ है। आपको लिटरेचर में दूसरी जगह भी वेल लॉग का लफ्ज मिलेगा। हमारी कोशिश इस कोर्स के दौरान ये होगी कि जितने नॉमेनक्लेचर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप मुख्तलिफ जगह से लिटरेचर कंसल्ट कर रहे हो। नाउ व्हेन यू आर ड्रिलिंग द ट्यूबवेल जब ड्रिल हो रहा होता है तो ड्रिलर हर थोड़े थोड़े देर के बाद या जहां स्ट्रेटा चेंज हो रहा होता है वहां पे एक छोटा सैंपल लेता है और उसको लकड़ी के बॉक्स में महफूज कर देता है। ये जो स्ट्रेटा महफूज कर रहा होता है उस पर वो लिख रहा होता है कि 1 फुट से लेके 5 फुट तक क्ले आई, 5 फुट से लेके 6 फुट तक सैंड आई, 6 फुट से लेके 20 फुट तक फाइन सैंड आई। ये सारा वो कर रहा होता है। अब होता क्या है? होता ये है कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं आमतौर पे साइट के ऊपर, वो इतना केयरफुली स्टेटा को नहीं ले रहे होते, बाज़ औक़ात वो भूल जाते हैं। लिहाजा आप उनका जो बॉक्सेस के अंदर स्टेटा पड़ा होता है या उनका रिकॉर्ड होता है वो इतना रिलायबल नहीं होता। The driller's record is likely to be inaccurate and should be checked by an electric log। आजकल एक नया मेथड आ गया है, इसको हाइड्रोजियोलॉजिस्ट करते हैं। वो ये करते हैं कि एक मशीन लेके उस बोर के अंदर डालते हैं। वो मशीन गैमा रेस के ज़रिए डिटरमिन करती है स्टेटा और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसको इलेक्ट्रिक वेल लॉगिंग कहा जाता है और ये एक्सपीरियंस्ड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट करते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि ट्यूबवेल की जब आप जगह फाइनल कर रहे थे तो आपने इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी टेस्ट करवाना है और वो भी एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट करता है। वो आपको मुख्तलिफ जगह पे प्रॉप्स करके मोस्ट प्रोस्पेक्टिव लोकेशन दे देता है। उस पर आप ट्रायल बोर करते हैं। ट्रायल बोर के बाद आप समझते हैं कि हाँ हम ट्रायल बोर को कन्वर्ट कर दें ट्यूबवेल में, तो फिर आप ड्रिलिंग स्टार्ट कर देते हैं।
डायमीटर को बड़ा करते हैं। इसके बाद आपने जो ड्रिलर का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उस पर कभी बिलीव नहीं करना। ये मेरी आपको एक सुजेशन है, मशवरा है, आप इसको समझ लें, तजवीज़ समझ लें। आप कभी उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि वो आमतौर पे कोताही करते हैं और आप उसकी बेसिस पे अगर डिसीजन करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल। आप इलेक्ट्रिक वेल लॉगिंग ज़रूर करवाएं। एग्जैक्ट जो लोकेशन है डिफरेंट स्टेटा की, किस डेप्थ पे क्या है, वो आपको मिल जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक वेल लॉगिंग साथ ही साथ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट आपको एक तजवीज़ भी देगा कि इस जगह पे स्टेनर डालना मुनासिब रहेगा, इस जगह पे आप मुशावरत से जो स्टेनर की लोकेशन है वो तय करें, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। कभी खुद डिसीजन ना लें, ये हमारा फील्ड नहीं है, ये हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का फील्ड है। तो जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, उससे डिसीजन लेने से पहले उससे मुशावरत कर लें और फिर डिसीजन लें। Advice of hydrogeologist is essential both at the investigation stage, जब आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी करवा रहे हैं, एंड बिफोर कन्वर्शन ऑफ बोर इन ए ट्यूबवेल। कन्वर्शन का मतलब है कि आपने ब्लाइंड पाइप कहाँ रखना है और स्टेनर कहाँ रखना है। कन्वर्शन चार्ट shows the pump setting, पंप किस डेप्थ पे होगा, लोकेशन ऑफ ब्लाइंड पाइप कहाँ कहाँ पे होगा, स्टेनर किस जगह पे होगा, और बेल प्लग। तो आपको समझ उस वक्त अच्छी आ जाएगी जब मैं अब आपके सामने एक फिगर लेकर आऊँगा जिसमें स्टेटा चार्ट और कन्वर्शन चार्ट दोनों साथ साथ बने होंगे। आपके सामने ए स्टेटा चार्ट, बी कन्वर्शन चार्ट। आए सबसे पहले हम स्टेटा चार्ट को देखें। ये नेचुरल सरफेस लेवल है, ज़मीन। स्टेटा चार्ट हमें ये बता रहा है कि ज़ीरो यानी कि शुरू से लेकर 30 फुट तक क्ले है, 30 से लेके 40 फुट तक सैंड है, 40 से लेके 60 तक फिर क्ले आ जाती है, और 60 फुट पे पानी या वाटर टेबल भी शुरू हो जाता है। 60 फुट से लेके 80 फुट तक फाइन सैंड है, 80 फुट से लेकर 100 फुट तक रॉक आ जाती है, और 100 फुट से लेके 200 फुट तक सैंड है, और ये मीडियम सैंड है। ये स्टेटा चार्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये दिखता किस तरह का है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। स्टेटा चार्ट के बाद हम चलते हैं कन्वर्शन चार्ट की तरफ। कन्वर्शन चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाह रहा हूँ कि ये जो सैंड मीडियम है, ये ज़ाहिर है पानी आ चुका है और ये इसके नीचे है, तो ये एक अच्छा एक्वीफर होता है जहाँ के आप स्टेनर वगैरह प्लेस कर सकते हैं और ट्यूबवेल ऐसी जगह पे आप लगा सकते हैं। ऑब्वियसली ये साइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के बाद फाइनलाइज होती है और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ फाइनलाइज होती है। तो आपने देखा कि ये जो पोर्शन है 100 फुट से लेके 200 फुट तक, ये बड़ा मुनासिब है कि हम स्टेनर यहाँ पे प्लेस कर दें। रॉक के अंदर भी नहीं कर सकते, फाइन सैंड भी थोड़ी डेंजरस होती है, क्ले के अंदर भी नहीं कर सकते, पानी नहीं आएगा, और यहाँ वैसे भी हम ऊपर चले गए हैं, वाटर टेबल नीचे है, लिहाजा ऊपर तो स्टेनर रखने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वाटर टेबल से कुछ नीचे तकरीबन मेरा ये एडवाइस हो सकती है
100 फुट नीचे ज़रूर जाएं, ताकि ड्रॉ डाउन वगैरह अगर कभी एक्सेसिव हो जाए तो ऐसा ना हो कि आपका स्टेनर ऊपर रह जाए और पानी का लेवल नीचे चला जाए और ट्यूबवेल फिर फेल हो जाता है। तो अब हमने इसका जायज़ा लिया स्टेटा चार्ट का, अब हम चलते हैं कन्वर्शन चार्ट की तरफ। बी फिगर ये देखें, मीडियम सैंड के अंदर सबसे नीचे बेल प्लग है 10 फुट का। ये वो जगह है जहां आप पंपिंग कर रहे होंगे तो यहाँ फाइन पार्टिकल्स आके इसमें जमा होंगे और आप कोई डिवाइस डाल के यहाँ से इसको निकाल लेंगे, बेल आउट कर लेंगे। उसके बाद ये स्टेनर है इस जगह पे 40 फीट। उसके बाद ये 10 फुट मज़ीद हम ऊपर गए और उसके बाद पंपिंग मशीनरी यहाँ पे आ गई। अब ये फासला जो है सफिशेंट होना चाहिए। पंपिंग मशीनरी कभी भी स्टेनर के अंदर ना चलाएं। वजह ये सक जब पानी करती है तो स्टेनर डैमेज हो सकता है। कभी भी पंप जो है वो स्टेनर के अंदर या बहुत ज़्यादा करीब रख के ना चलाएं, ये ख़तरनाक है। लिहाजा ये जो पंप का निचला हिस्सा है ये स्टेनर से 10-15 फुट ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आप देखें यहां से लेके यहां तक ये तकरीबन 140 फुट बन जाता है। ये सारा का सारा पाइप ब्लाइंड है। आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ है पंप सेटिंग 140 फुट। सेटिंग क्या होता है कि पंप कितने डेप्थ पे है उसको पंप सेटिंग कहा जाता है। NSL से लेके यहां तक जहां तक पंप का ये निचला सिरा आ रहा है ये 140 फुट। तो हम ये कहेंगे कि पंप की जो सेटिंग है वो 140 फीट पे है। अच्छा, अब ये जो कन्वर्शन चार्ट है ये हर चीज़ बता रहा है कि बेल प्लग कहाँ पे लगा हुआ है और कितने फुट है, स्टेनर किस लोकेशन पे लगा हुआ है, उसकी लेंथ क्या है, ब्लाइंड पाइप कितने फुट है, पंप कितने फुट पे लगा हुआ है, उसकी पंप की सेटिंग क्या है। तो इसको हम कहेंगे कन्वर्शन चार्ट। ये स्टेटा चार्ट और कन्वर्शन चार्ट ये पंप हाउस के अंदर लगे हुए होने चाहिए, ताकि अगर कोई एग्जामिन करने आए या कोई और इन्फॉर्मेशन देखना चाहे या कोई जो ऑपरेटर है उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, वो जो ऑफिसर है उसको मेंटेन कर रहा है उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, एक नया ऑफिसर आता है तो उसको कम से कम ये इन्फॉर्मेशन हो कि बोर लॉग या स्टेटा चार्ट क्या है, पंप कितने फिट पे लगा हुआ है, स्टेनर कहाँ पे है। तो ये दोनों ये तमाम इंफॉर्मेशन स्टेटा चार्ट और कन्वर्शन चार्ट में मिल जाएगी और ये पंप हाउस के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ कि ये दोनों स्टेटा चार्ट प्लस कन्वर्शन चार्ट ये पंप हाउस के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। इसको फ्रेम करवा लें, शीशा लगवा के फ्रेम लगवा के इनको वहाँ अंदर लगा दें। शीशे से ये जो कागज़ है ये महफूज हो जाएगा जिस पे आपका ये स्टेटा चार्ट और कन्वर्शन चार्ट बना होगा। ये एक ही आप फ्रेम के अंदर भी लगवा सकते हैं और इनको अलग-अलग भी आप दोनों को फ्रेम करके लगवा सकते हैं। तो आप देखें कि ये पंप है, पंप में ये पानी ये सक करेगा, ये सप्लाई में चला गया और ये ऊपर पंप हाउस है। तो इस पंप हाउस में दीवार के ऊपर स्टेटा चार्ट और कन्वर्शन चार्ट लगे हुए होने चाहिए। तो ये था स्टेटा चार्ट और कन्वर्शन चार्ट। अब हम आते हैं ट्यूबवेल के जो डिफरेंट ट्रबल्स उसमें आ सकती हैं वो क्या क्या हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। ट्यूबवेल फेल भी हो सकता है। फेलवर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा यील्ड के अंदर रिडक्शन हो जाना। ये अनकॉमन नहीं है, हो जाता है ऐसा। इट इज़ मेनली ड्यू टू ओवर पंपिंग एंड लॉन्ग ड्राई पीरियड्स। आप अगर ओवर पंपिंग कर रहे हैं यानी कि जितनी कैपेसिटी है आपके एक्विफर की उससे ज़्यादा उससे पंप कर रहे हैं और बहुत अरसे से बारिशें नहीं हुई, 3-4 साल गुजर गए हैं, तो हो सकता है
कि उसकी यील्ड बहुत कम हो जाए और वो पानी देना बिल्कुल कम कर दे, तो ऐसी सूरत में हम उसको कहते हैं कि ये ट्यूबवेल फेल हो गया है। उसका आपका सोल्यूशन ये है कि आप एक नया सोर्स लगाएं। अगर पानी ज़ेरे ज़मीन बहुत कम हो गया है तो देन यू स्विच टू द सरफेस वाटर सोर्स, और अगर कोई और अच्छी जगह है जहाँ पे ग्राउंड वाटर अवेलेबल है तो आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी ट्रबल, केसिंग और स्क्रीन्स, जो ब्लाइंड पाइप है या स्क्रीन है या स्टेनर भी कहते हैं उसको, मे कोलैप्स ड्यू टू करोजन। वक्त के साथ साथ अगर उसमें जंग लग गया है तो वो डैमेज हो सकता है। सोल्यूशन क्या है? अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ गई है, इंस्टॉल न्यू ट्यूबवेल, आपको नया ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूबवेल की जो स्क्रीन है या जो ब्लाइंड पाइप है ना वो तब्दील हो सकता है ना वो रिपेयर हो सकता है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, कई 100 फुट नीचे गया हुआ है, तो आप उसको निकाल के रिपेयर करके दोबारा से नहीं लगा सकते। तीसरी ट्रबल, इसको हम कहते हैं इनक्रस्टेशन ऑफ स्क्रीन। बाज़ औक़ात पानी के अंदर ऐसे कंटेंट्स होते हैं कि स्क्रीन के ऊपर लाइम डिपॉजिट हो जाता है और वो जो स्लॉट्स की ओपनिंग है वो बहुत कम हो जाती है और उससे पानी में भी कमी आ जाती है ट्यूबवेल के। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो एसिड ट्रीटमेंट की जाती है, एसिड को डाला जाता है ट्यूबवेल के अंदर और प्लंजर के ज़रिए फिर उसको शेक किया जाता है, कुछ पीरियड के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और वो एसिड की वजह से जो लाइम डिपोजिशन है स्क्रीन्स के ऊपर वो ख़त्म हो जाती है और ट्यूबवेल का डिस्चार्ज बहाल हो जाता है। मज़ीद तफसील अगर आपने देखनी हो तो सेक्शन 4.23 स्टील 5th एडिशन, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास है, आप देख सकते हैं इसकी मज़ीद तफसील वहाँ से। अब हम चलते हैं स्प्रिंग की तरफ। चश्मा, आपने देखा होगा, आप मरी जाते हैं, शुमाली इलाकों में जाते हैं, वहाँ आपको चश्मे नज़र आते हैं। तो चश्मा कैसे ज़मीन से निकलता है, किन किन सूरत हाल में? दो किस्म के सूरत हाल हो सकती है जिसकी वजह से आपको किसी जगह चश्मा नज़र आए। ए, ग्राउंड वाटर टेबल क्रॉसेस द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई जगह ऐसी हो सकती है, टोपोग्राफी ऐसी है कि एक विफर बना हुआ है, वाटर टेबल है और वो वाटर टेबल एक जगह पे ऐसी टोपोग्राफी है कि वो ज़मीन को क्रॉस करता है या ज़मीन को टच करता है, वहाँ से आपको पानी निकलता हुआ नज़र आएगा चश्मे की सूरत में। सेकंड, थ्रू ए फिशर, किसी क्रैक के ज़रिए। अब ये दोनों चीज़ें सिचुएशंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक फिगर के ज़रिए। ये देखें, आपके सामने एक फिगर है। सिचुएशन ए, जब वाटर टेबल ने क्रॉस किया ज़मीन को। अब ये सारी एक इमेजिनरी फिगर है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये पोर्शन आप देखें, एक वेफर है, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा है जिसपे पानी है सारा। इसके नीचे ये एक इम्परवियस लेयर है जिसने इसको कंटेन किया हुआ। ये ग्राउंड सरफेस मैंने दिखाई है रेड लाइन से। ये ग्राउंड सरफेस ऐसी है, यहाँ आप बोर करेंगे तो आपको नीचे एक वेफर मिलेगा, आप ट्यूबवेल लगा सकते हैं। लेकिन ये ग्राउंड सरफेस नीचे आते आते यहाँ आके वाटर टेबल को टच कर गई। जैसे ही यहाँ इसने टच किया, आपने देखा कि ये पानी ऊज आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो आप कहते हैं कि ये एक स्प्रिंग है, चश्मा है जिसमें से पानी निकल रहा है। ये थी सिचुएशन ए। सिचुएशन बी, फिशर। आपके सामने ये फिगर है, इसमें आप देखें कि ये एक एक्विफर है और इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये पोर्शन ऊंचा है, ये पोर्शन नीचा है और इस एक्विफर के ऊपर ये इम्परवियस स्ट्रेटा है, ये भी और ये भी। इनके दरमियान अगर कोई क्रैक है ऐसा मिल जाता है
तो पानी क्योंकि ये अंडर प्रेशर है, ये पोर्शन एक्वीफर का ऊपर है, ये पोर्शन नीचे है, ये इसने हेड को क्रिएट किया, तो फिशर अगर कोई मिलेगा तो वहां से ये बाहर पानी निकलना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे ये स्प्रिंग चश्मा निकल रहा है यहाँ से। तो ये दो इस तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि चश्मा आपको कहाँ कहाँ नज़र आएगा। एक जहाँ वाटर टेबल क्रॉस करेगा ज़मीन को, या कोई एक्वीफर है जो उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वो अंडर प्रेशर है और उसको कोई ऊपर इम्परवियस लेयर है और कोई फिशर मिल जाता है, तो वहाँ से वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा पानी और आप कहेंगे चश्मा यहाँ से निकल आया है। मुख्तसर हम जायज़ा लेंगे अब स्टेनर या वेल स्क्रीन। डेफिनेशन: these are perforated pipes used to draw or extract water from the aquifer। एक्विफर से पानी दाखिल होता है वेल स्क्रीन के अंदर या स्टेनर के अंदर, और ये परफोरेटेड पाइप होता है, इसमें सुराख होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं जिनके जरिए एक्विफर का पानी अंदर आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है स्टेनर की या वेल स्क्रीन की। मटेरियल इसके लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? आमतौर पे कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? कि इसने पानी के अंदर रहना होता है और ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो आसानी से जंग आलूद हो के फिर ख़राब ना हो जाए। तो ऐसे मटेरियल कौन कौन से हैं? नंबर 1 ब्रास, नंबर 2 फाइबर ग्लास, नंबर 3 पीवीसी। ये तीनों मटेरियल आमतौर पे स्टेनर के लिए, जो कि ट्यूबवेल में इस्तेमाल होता है, यूज़ होते हैं। डायामीटर स्टेनर का 8 इंच से लेके 10 इंच तक हो सकता है। साइज ऑफ ओपनिंग: अब ये जो स्टेनर के अंदर परफोरेटेड पाइप के अंदर जो सुराख या स्लॉट्स बने होते हैं, उनका साइज क्या होना चाहिए? अगर आप थ्योरेटिकली बात करते हैं तो द ओपनिंग साइज शुड बी सच दैट 20 to 30% of the material of aquifer, अगर आपने कोर्स या मीडियम सैंड में स्टेनर को प्लेस किया है तो जाहिर है ड्यूरिंग ड्रिलिंग आपने वो स्टेटा लिया होगा, उस स्टेटे को आप महफूज कर लेते हैं और फिर उसकी ग्रेडेशन कर्व और सीव एनालिसिस करवाते हैं। ये आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो आप ओपनिंग साइज फिक्स करते हैं विच शुड बी सच दैट 20 to 30% of the material of aquifer should be larger in size than the slot opening। अब सीव एनालिसिस से आप सारा डाटा निकाल लेते हैं और वो जो साइज होता है, सीव साइज से आप देखते हैं कि 20 to 30% जो मटेरियल है वो कोर्सर है, तो उससे जो रिलेटेड सीव साइज है वो आप निकाल लेते हैं और वही साइज स्लॉट का होता है। ये एक्सरसाइज करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट में वो साइज़ अवेलेबल नहीं होता। मार्केट में जो साइज़ अवेलेबल है वो 0.8 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर तक आपको मिल जाएगा। तो आमतौर पे जो क्लोजेस्ट साइज़ आपको मिलता है वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, आपको वो एग्जैक्ट साइज़ नहीं मिलता। और अगर तजर्बे की बुनियाद पे आप पूछते हैं तो अगर स्टेटा पी ग्रेवल है तो आप बड़ा साइज लगा सकते हैं, अगर
कोर्स सैंड है तो साइज 2 मिलीमीटर का कर दें, और अगर मीडियम है तो फिर भी 2 मिलीमीटर, और अगर फाइन सैंड है तो 1.5 मिलीमीटर तक चले जाएं, इससे नीचे ना जाएं। लेकिन ये मैं बात आपको तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ, तो आप कोई ऐसा तजर्बा ना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि प्रॉपर तरीका अडॉप्ट करें और फिर जो है स्लॉट साइज़ आप डिटरमिन कर लें, और उसके बाद देखें कि मार्केट में जो क्लोजेस्ट आपको मिल रहा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप ऑफ ओपनिंग, ये जो स्लॉट्स बने होते हैं या जो परफोरेशंस हैं स्टेनर के अंदर, वेल स्क्रीन के अंदर, इनकी शेप कैसे होती है? द ओपनिंग शुड ऑलवेज बी फ्लेयर्ड टुवर्ड्स द इनसाइड। अभी मैं आपको समझाता हूं। टू प्रिवेंट, वाई इट शुड बी फ्लेयर्ड towards inside? To prevent packing of fine particles in them. ये फ्लेयरिंग है towards inside, ये बाहर एक्विफर है, अंदर ये ट्यूबवेल है जहां से गुजर के पानी यहां से जा रहा है। अब ये फ्लेयरिंग जो है ये टुवर्ड्स इनसाइड है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स आएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे और वो इस स्लॉट को बंद कर देंगे। लिहाजा जो ओपनिंग स्लॉट की बनाई जाती है वो फ्लेयर्ड टुवर्ड इनसाइड होती है। एरिया ऑफ ओपनिंग स्लॉट, कितना एरिया होना चाहिए? 10 to 12% ऑफ द एरिया ऑफ स्टेनर पाइप। अब ये आगे चल के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये एरिया की अगर आपको बहुत क्लियरली समझ नहीं आ पाई तो वहां पे आ जाएगी। आखिरी चीज स्टेनर के मुतल्लिक कि वेलोसिटी ऑफ एंट्रेंस, पानी की जो एंटर हो एक्वेफर से स्टेनर की ओपनिंग के थ्रू, तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? The net total area of the stainer openings should be such that the entrance velocity of water should not exceed 20 to 50 millimeter per second. रेफरेंस जो है मेरे पास वो EW स्टील का है, ये वहां पे लिखा हुआ है, वहां से लिया गया है। It will tend to prevent clogging of the stainer। ये थोड़ी वेलोसिटी क्यों रखी जाती है, इसकी वजह अब मैं बता रहा हूं। It will tend to prevent clogging of the stainer by sand which would be carried by great velocities। तो तेज वेलोसिटीज आमतौर पे इसलिए नहीं रखी जाती कि पार्टिकल की मूवमेंट अराउंड दी ट्यूबवेल जो एक्वेफर मौजूद है बहुत ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, हाई वेलोसिटीज होंगी, तो पार्टिकल्स आके ट्रांसफ़र होके वहाँ पे पैक होंगे और वो ट्यूबवेल की यील्ड को कम करेंगे, स्टेनर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसलिए आमतौर पे लो वेलोसिटीज प्रेफर की जाती हैं। आज के लेक्चर में आखिर में ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी हम ट्यूबवेल के डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन ऑफ ट्यूबवेल की बात करते हैं, तो उससे मुराद 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, फाइंड स्टेनर लेंथ एंड डिसाइड स्लॉट ओपनिंग साइज। पहले तो आप डिज़ाइन में ये डिटरमिन करते हैं कि स्टेनर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये डिज़ाइन का फर्स्ट कंपोनेंट है। उसके बाद आप पंप का हेड डिसाइड करते हैं कि कितने हेड का पंप दिया जाए जो कि ओवरहेड रिजर्वायर तक पानी को ले जाए या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिक्वायर्ड टर्मिनल हेड के साथ प्रेशर दे दे। ये इसका दूसरा डिज़ाइन का कंपोनेंट है। तीसरा, डिटरमिन मोटर BHP।
अब उस पंप को चलाने के लिए जो मोटर की ब्रेक हॉर्स पावर है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें मिलके ट्यूबवेल का डिज़ाइन बनाती है। नंबर वन, लेंथ ऑफ द स्टेनर, कितना लेंथ होनी चाहिए स्टेनर की, पंप का हेड क्या होना चाहिए, मोटर की बीएचपी क्या होनी चाहिए। तो एज एनवायरमेंटल इंजीनियर आप ये तीनों चीज़ें डिटरमिन करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक सॉल्व एग्जांपल करेंगे जो आपको ये नीचे नज़र आ रही है। इसमें पूरी की पूरी सिस्टम आप डिज़ाइन करेंगे, एक ट्यूबवेल को डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन डिस्चार्ज निकालेंगे, पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करेंगे। बिल्कुल वो एक सिनेरियो होगा जिस तरह के आप फील्ड में जाके जब काम करेंगे तो वो उसी तरह की एक प्रॉब्लम बनाई गई है जो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। और आपको बहुत सारी चीज़ें जो मे भी अभी इस मौके पे इतनी क्लियर ना हुई हों, उस मौके पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो अजीज़ तलबा, आज का लेक्चर हम क्विकली इसकी समरी देखते हैं। आज सबसे पहले हमने जो सेकंड क्वालिटी टेस्ट था ट्यूबवेल का उसको डिस्कस किया, डेवलपमेंट, स्टेटा चार्ट, कन्वर्शन चार्ट क्या होता है, उसके बाद स्प्रिंग्स क्या होते हैं, और स्क्रीन्स, वेल स्क्रीन्स या स्टेनर, उसका मटेरियल और उसकी बाकी चीज़ें तफसील वो हमने डिस्कस की। और फाइनली हमने देखा कि डिज़ाइन ऑफ द ट्यूबवेल से क्या मुराद है। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।